इस लेक्चर के अंदर हम सिम्पैथोलाइटिक ड्रग के बारे में देखेंगे। इनके अंदर आता है अपना अल्फा ब्लोकर्स जो अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे एंड बीटा ब्लोकर्स। बीटा ब्लोकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इनका थोड़ा बेसिक सा फंक्शन देखेंगे, उसके बाद हम ड्रग्स के नाम एंड ऑल सब डिस्कस करेंगे। तो बीपी अल्फा ब्लोकर, अल्फा के ऊपर हम अल्फा 1 जो रिसेप्टर होता है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो अल्फा 1 वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड बीटा रिसेप्टर क्या करवाता है, वेजो डायलेशन। अगर अल्फा को ब्लॉक कर देंगे तो वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, वेजो डायलेशन ज़्यादा होगी। अगर बीटा को ब्लॉक कर देंगे तो वेजो डायलेशन नहीं होगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। तो अल्फा रिसेप्टर क्या करवाएगा, अल्फा जो ब्लॉकर्स हैं वो वेजो डायलेशन करवाएंगे एंड जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इसको कम कर देंगे, राइट। तो अब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो गया तो ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, तो हमारा फिर से हार्ट को स्टिमुलस आएगा, तो वो रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया होगा उस केस के अंदर, तो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो जो बीटा ब्लॉकर्स हैं, बीटा 1 हार्ट पे, बीटा 1 को ब्लॉक कर दिया हार्ट के ऊपर, तो वहाँ पे जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो नहीं होगी, कार्डियक आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा, तो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। बीटा 2 ब्लॉक हो गया तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, क्योंकि बीटा 2 नॉर्मली वेजो डायलेशन करवाता है, अगर ब्लॉक कर दिया तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, देन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अपना इरेक्टाइल फंक्शन। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई है कॉर्पस कैवर्नोसम को, जब वो इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू वेजो डायलेशन, तो उस केस में फिनाइल इरेक्शन होता है जब ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। तो अल्फा ब्लॉकर्स तो वेजो डायलेशन करवा रहे थे, तो उसके वो क्या करेंगे, प्रोलॉन्ग फिनाइल इरेक्शन करवाएंगे, दैट इज नोन एज प्रियापिज्म। जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएंगे एंड देन वो उस केस में कोई पिनाइल इरेक्शन नहीं होगी, दैट लीड टू इम्पोटेंसी। नेक्स्ट हम देखते हैं इंसुलिन वगैरह का। तो यार जो बीटा सेल्स होती है ये मैंने बनाई हुई है, यहाँ पे अल्फा 1 2 रिसेप्टर भी होता है, बीटा 2 रिसेप्टर भी होता है। अल्फा 1 2 रिसेप्टर इंसुलिन के रिलीज को इनहिबिट करता है, बीटा रिसेप्टर हमारा जब स्टिमुलेट होता है तो वो इंसुलिन के रिलीज को प्रमोट करता है। तो जब हम अल्फा ब्लॉक कर देंगे तो वो इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाएगा, ठीक है। तो फिर अगर वो इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाएगा तो वहाँ से जो ब्लड में वो हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होने देगा। तो जो अल्फा ब्लॉकर्स हैं दिस आर गुड इन डायबिटिक पेशेंट, डिस्लिपिडीमिया वगैरह में। जिन बीटा ब्लॉकर है उनका इफेक्ट अपोजिट होगा, तो इनहिबिट द इंसुलिन रिलीज एंड दिस आर बैड इन डायबिटिक पेशेंट्स। एड्रेनलिन का मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो ब्लड प्रेशर पे इसका इफेक्ट क्या होता है, अगर वो हाई कंसंट्रेशन के अंदर अल्फा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, लो कंसंट्रेशन के अंदर बीटा को स्टिमुलेट करता है। तो अल्फा को अगर स्टिमुलेट करेगा तो नॉर्मली वेजो कंस्ट्रिक्शन से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड देन बीटा को करेगा तो वेजो डायलेशन से ब्लड प्रेशर कम होगा। तो ये अपनी बाइफेजिक कर्व आती है। तो अल्फा ब्लॉकर अगर हम दे दिया तो अल्फा रिसेप्टर तो ब्लॉक हो गया, एक्शन बस किसका आएगा, बीटा की वजह से हमारा क्या था, बीपी ऐसे डिक्रीज हो रहा था। तो इस केस में हमारा अल्फा ब्लॉकर में ऐसे कर्व आएगी एंड बीटा ब्लॉकर में, बीटा ब्लॉक कर दिया तो अल्फा वाले कर्व आएगी एंड देन बीपी हमारा बढ़ जाएगा। हम डिस्कस करते हैं अल्फा ब्लॉकर्स के बारे में। यार अल्फा ब्लॉकर्स नॉन सेलेक्टिव होते हैं, यानी कि अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों को। सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर होते हैं, सिलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर्स होते हैं। जो नॉन सेलेक्टिव है वहाँ पे हमें 3 करनी है ड्रग्स, दैट इज फिनोक्सीबेंजामिन, फेंटोलामिन, जो हम देख चुके हैं फेंटोलामिन कहाँ पे, क्लोनिडिन विड्रोल सिंड्रोम में इसका यूज़ करते थे ट्रीटमेंट के लिए, ड्रग ऑफ चॉइस था। एंड चीज़ रिएक्शन के अंदर टायरामिन जो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, वहाँ पे भी ये ड्रग ऑफ चॉइस था। टोलाजोलिन हम यहाँ पे देखते हैं। जो फिनोक्सीबेंजामिन है वो इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव है, बाकी जो दोनों है वो कम्पिटिटिव एंड रिवर्सिबल है। सिलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर के अंदर अपना आता है योहिम्बीन आता है, इडोक्साजोन आता है, एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह आते हैं। योहिम्बीन एंड इडोक्साजोन को यूज़ नहीं करते क्योंकि यहाँ पे प्रियापिज्म होता है, लिबिडो वगैरह होता है, सेक्स बढ़ जाता है, तो इसको वहाँ पे यूज़ नहीं करते। एक और चीज़ है कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 जो हमारा नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स है, अगर वो ब्लॉक हो गए तो वेजो डायलेशन होगा, तो उसकी वजह से रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया आता है। बट जो एर्गोट्स होते हैं लाइक एर्गोटामिन, डाई हाइड्रो एर्गोटामिन, जो हम आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में, तो वो अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं। वो वेजो डायलेशन की बजाय वो रेदर वेजो कंस्ट्रिक्शन कोज करवाते हैं, वो सेरोटोनिन के रिलीज को स्टिमुलेट वगैरह करते हैं। तो जो नॉन सेलेक्टिव सबसे पहले हम पढ़ते हैं, नॉन सेलेक्टिव वाले ये तीनों ड्रग्स के बारे में, इनके यूजेस। जो फिनोक्सीबेंजामिन है, हाँ ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फिनोक्सीबेंजामिन को यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द सिम्टम्स ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा, एंड इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए पहले अल्फा ब्लॉकर देते हैं, ओके। उसके बाद हम कोई बीटा ब्लॉकर ऐड करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि अगर हम पहले बीटा ब्लॉकर दे देंगे तो हमारा अनअपोज एक्शन आएगा अल्फा ब्लॉकर का। तो अल्फा क्या करता है, अनअपोज एक्शन आएगा। अगर हम पहले बीटा ब्लॉकर दे देंगे, बीटा तो ब्लॉक हो गया, अल्फा रह गया, तो अल्फा का एक्शन क्या आएगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड बीपी को बढ़ा देगा वो। तो इसलिए हमें पहले अल्फा ब्लॉकर देना चाहिए एंड उसके बाद बीटा ब्लॉकर, ये सीक्वेंस करने के पहले अल्फा ब्लॉकर देन बीटा ब्लॉकर। उसके बाद फेंटोला में मैंने बता दिया चीज रिएक्शन एंड क्लोनिडिन विड्रोल सिम्टोम में ड्रग ऑफ चॉइस है। टोलाजोलिन जो होता है वो वेजो डायलेशन ड्यूरिंग एंजियोग्राफी में इसका यूज़ करते हैं।
इसके अलावा रेनॉल्ड्स डिजीज़ के अंदर पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ है रेनॉल्ड्स डिजीज़, वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। बट रेनॉल्ड्स डिजीज़ में ड्रग ऑफ चॉइस अपना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है, एम्लोडिपिन। अब आता है सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर के अंदर अल्फा 1A प्लस अल्फा 1B ब्लॉकर या फिर ओनली अल्फा 1A ब्लॉकर। तो यहाँ पे जो टैमसोलूसिन है वहाँ से MCQ पूछा जाता है कि कौन सा ब्लॉकर है, ये अल्फा 1A ब्लॉकर है कि क्या है। जो अल्फा 1A प्लस अल्फा 1B ब्लॉकर उसके अंदर अपना प्राजोसिन आता है, टेराजोसिन, जोसिन वाले आते हैं, डोक्साजोसिन आता है, एल्फोजोसिन आता है, और जो यहाँ अल्फा 1 है यहाँ पे टैमसोलोसिन आता है और सिलोडोसिन आता है। जो प्राजोसिन है वो BPH बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपर ट्रोफी प्लस हाइपरटेंशन जो दोनों केस है वहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि अल्फा 1 है हमारा IUS इंटरनल यूरेथ्रिक स्पिंटर में प्रेजेंट होता है, अल्फा 1 भी अपना ब्लड वेसल केस में होता है, ब्लड वेसल में प्रेजेंट होता है। तो अगर हम इसको ब्लॉक कर देंगे तो ब्लड वेसल में हमारी वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, तो ये हाइपरटेंशन को ट्रीट कर सकता है एंड BPH को भी कर सकता है। बट जो ये ओनली अल्फा 1A ब्लॉकर है वो हमारा हाइपरटेंशन को ट्रीट नहीं कर सकता, क्योंकि वो अल्फा 1B को ब्लॉक नहीं कर रहा, तो उसको हम ओनली BPH की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो ये वाले हैं प्राजोसिन वाले, ये एडिशनल एपोप्टोटिक एक्टिविटी होती है प्रोस्टेट के ऊपर, उसके साइज़ को कम कर देते हैं। बट जो ये टैमसोलोसिन वगैरह है इनकी कोई एपोप्टोटिक एक्टिविटी नहीं होती है, साइज़ को इतना कम नहीं करते प्रोस्टेट के BPH के अंदर। पहले प्राजोसिन देखते हैं। प्राजोसिन ड्रग ऑफ चॉइस है इन द BPH प्लस हाइपरटेंशन, गुड होता है डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर। इसके अलावा स्कॉर्पियन जो बाइट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्कॉर्पियन बाइट के अंदर भी हम प्राजोसिन देते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियन बाइट में हमारा वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है प्लस पेन होता है। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन को ट्रीट करने के लिए हम प्राजोसिन देते हैं, जो कि अल्फा 1A प्लस 1B ब्लॉकर है, तो वो हमारा वेजो डायलेशन करवा देगा। पेन को ट्रीट करने के लिए रिलीव के लिए उसके तो हम देते हैं मिडाजोलम। साइड इफेक्ट क्या आते हैं, एक तो प्रियापिज्म आता है, ब्लड सप्लाई, क्योंकि वेजो डायलेशन हो रहा है तो पीनस में ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी एंड देन इरेक्टाइल रहेगा वो ज़्यादा टाइम तक। इसके अलावा पोस्टरल हाइपोटेंशन के अंदर भी हम देते हैं, बट वहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस तो अपना मिडोड्रीन ही होता है, मैंने आपको बता दिया क्या होता है। देन फ्लोपी आइरिस सिंड्रोम के अंदर देते हैं अल्फा 1A हमारे आइरिस के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको ब्लॉक कर दिया तो आइरिस का कोई मिड्रियासिस नहीं होगा, मिड्रियासिस नहीं होगा तो आई क्या होगी, मियोटिक आइरिस होगा, ठीक है। तो फिर हमारी एंटीरियर आई के अंदर ऐसा फ्लोट सा करता रहता है, ऐसा लगता है हमें, तो फ्लोपी इरिस सिंड्रोम इसके अंदर आता है। नेक्स्ट अपना है इंड्रामीन एंड यूरापिडिल, ये हम IV देते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर, BPH को भी ट्रीट ही करते हैं ये। नेक्स्ट अपने बीटा ब्लॉकर्स, इसमें दो होते हैं, एक तो फर्स्ट जनरेशन बीटा ब्लॉकर एंड सेकंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर। फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या है कि नॉन सेलेक्टिव है, बीटा 1, 2, 3 सब पे इनका इक्वल इफेक्ट होगा। सेकंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स का मतलब है कि कार्डियो सेलेक्टिव होते हैं, बीटा 1 के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होता है इनका। अब बीटा ब्लॉकर पहले नॉर्मल सा फंक्शन देखते हैं, पहले बीटा 1 देन बीटा 2, इसके बाद इनके ड्रग्स को याद करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बीटा ब्लॉकर्स। तो पहले बीटा 1 ब्लॉकर, बीटा 1 कहाँ होता है, हार्ट के अंदर होता है एंड किडनी के अंदर होता है। हार्ट के अंदर क्या करवाता है, बीटा रिसेप्टर, बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट को स्टिमुलेट करता है, मतलब ऐसे नोड को करेगा, हार्ट रेट वगैरह को बढ़ाएगा। तो अगर ये ब्लॉक कर दिया तो हमारा ऐसे नोड इनिबिट हो जाएगा, हार्ट रेट कम होगा। तो ड्रग ऑफ चॉइस है किसके अंदर, टैकीकार्डिया के अंदर। स्ट्रेस इंड्यूस हो सकता है, एक्सरसाइज, एंग्जाइटी एंड हाइपर थायरॉइडिज्म। साइड इफेक्ट क्या आएगा, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। AV नोड को इनिबिट करेगा तो कंडक्शन कम हो जाएगी, तो इसको हम सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डाइजोक्सिन इंड्यूस्ड हो सकता है ये SVA, सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमियाज, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कार्डियक आउटपुट को कम कर देता है ये, तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी कम कर देता है, तो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी या फिर कार्डियक रिमॉडलिंग को कम कर देता है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं इन द कंजस्टिव हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में। मतलब ये हार्ट पे सब कुछ मेन फंक्शंस को कम कर देता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम इसको यूज़ कर दे सकते हैं। किडनी के अंदर रेनिन के रिलीज को कम कर देगा, रास सिस्टम को इनएक्टिवेट कर देगा, BP को फॉल करवा देगा, तो इसको हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने बीटा 2 कहाँ होता है, ऑलमोस्ट सब जगह, ब्लड वेसल, स्केलेटल मसल के अंदर ये नॉर्मली बीटा 2 रिसेप्टर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, तो ब्लॉक कर देंगे तो वहाँ पे ट्रेमर्स वगैरह आएंगे, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है बीटा रिसेप्टर, तो वहाँ पे ट्रेमर्स आ जाते हैं, ठीक है। अगर इसको ब्लॉक कर देंगे तो ट्रेमर्स की ट्रीटमेंट पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एंग्जाइटी में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लड वेसल्स। अब यार यहाँ पे हमें इस कंसेप्ट समझना है कि जो लीवर है, लीवर का अगर सिरोसिस हो जाता है तो ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन से पोर्टल वेन से हमारे लीवर के अंदर जाता है ब्लड, देन वहाँ से हमारा IVC से होके हार्ट के अंदर जाता है, ठीक है। तो अगर लीवर का सिरोसिस हो जाता है तो पोर्टल वेन कैनॉट रीच टू द IVC, पोर्टल वेन IVC तक नहीं पहुंच पाती लीवर के थ्रू, तो उसको कोई और रूट ढूंढना पड़ता है, तो उस और दूसरे जो भी कोई रूट वो ढूंढेगी तो उसको हम बोलते हैं पोर्टो केवल एनास्टमोसिस,
ठीक है। तो एक तो हमें मिलता मतलब बॉडी में आई थिंक 4 जगह होते हैं, एनाटमी में आपने पढ़ा होगा 4-5 जगह। तो एक होता है अपना ईसोफेगस एंड स्टमक के बीच में, वहाँ पे जो वेन होती है दैट इज़ लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। तो उस केस में पोर्टोक्लियम एनास्टोमोसिस में जब पोर्टल वेन से जब ब्लड जाएगा लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन के अंदर तो वो डायलेट हो जाती है एंड वो रप्चर भी हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं वेरिसिल ब्लीडिंग। तो बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, उस वेन को कोलैप्स कर देते हैं, क्योंकि बीटा रिसेप्टर्स वेजोडाइलेशन करवाते हैं, ब्लॉक कर दिया तो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएंगे तो उस वेन को कोलैप्स कर देंगे वहाँ पे। इसके अलावा माइग्रेन की प्रोफाइलेक्सिस में भी इसका यूज़ किया जाता है। माइग्रेन में क्या होता है, ड्यू टू वेजोडाइलेशन इन द ब्रेन रिलीज ऑफ वेरी, अब माइग्रेन में वेजोडाइलेशन की वजह से बहुत सारे इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस रिलीज हो जाते हैं। तो उस केस में हम क्या प्रेफर करेंगे, वेजो कंस्ट्रिक्शन, जो कि बीटा ब्लॉकर से हो जाती है। ग्लूकोमा वगैरह के अंदर बीटा ब्लॉकर देते हैं, क्योंकि ग्लूकोमा में यहाँ पे अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा तो यहाँ पे 3 रिसेप्टर होते हैं, अल्फा बीटा एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज। जो अल्फा रिसेप्टर होता है जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज वाला होता है, ये सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं एक्वस ह्यूमर की, एंड जो यहाँ पे अल्फा वाला रिसेप्टर होता है वो ऑलरेडी कम करता है सिक्रेशन को। तो यहाँ पे हम अल्फा एगोनिस्ट यूज़ करते हैं, या फिर बीटा ब्लोकर यूज़ करते हैं, या फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज ब्लोकर्स यूज़ करते हैं। सो बीटा ब्लोकर्स भी हम ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं, वो एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं एंड देन इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन को भी कम कर देते हैं। इसके अलावा हिमेंजियोमा की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। हिमेंजियोमा क्या होता है, स्किन के लीजन्स होते हैं, वहाँ पे ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है एंड उस केस में हम टॉपिकली बीटा ब्लॉकर देते हैं, जो कि उसकी उस पर्टिकुलर जगह पे ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट कर सके, मतलब कंस्ट्रिक्ट कर सके। अब इनके थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं। यार जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो नॉन सेलेक्टिव होते हैं या फिर कार्डियो सेलेक्टिव होते हैं। नॉन सेलेक्टिव मतलब मैंने बता दिया, बीटा 1, 2, 3 तीनों पे इक्वली एक्ट करेंगे। कार्डियो सेलेक्टिव जो बीटा 1 पे करेगा। इसके लिए हम एक ट्रिक देखते हैं। यार जो नॉन सेलेक्टिव वहाँ पे हमारी ट्रिक है पेंटोप एंड जो हमारी कार्डियो सेलेक्टिव दैट इज A² B² मैन। अब यहाँ पे कुछ एक नाम सेम से आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी हम याद करते हैं। सबसे पहले मेन तो अपना प्रोप्रानोलोल जो नॉन सेलेक्टिव के अंदर है, यहाँ पे हमें मेन याद करना दैट इज बिटैक्सोलोल। अब ग्लूकोमा में बिटैक्सोलोल को पढ़ोगे, ये सबसे ज़्यादा बिटैक्सोलोल अगर बीटा ब्लॉकर्स में प्रेफर करना हो तो ग्लूकोमा के अंदर बिटैक्सोलोल को करते हैं। तो यहाँ पे एटिनोलोल होता है, यहाँ पे ए वाला सेम आ रहा है एटिनोलोल एंड एल्प्रिनोल, एस ब्यूटालोल आ रहा है यहाँ पे नेबिवोलोल आता है। तो यहाँ पे याद करना है BTC, मतलब कि बी अपना नेबिवोलोल के अंदर आ गया, टी अपना एटिनोलोल के अंदर आ गया और सी अपना एस ब्यूटालोल के अंदर आ गया। बाकी बी वाला इधर कोई नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है बी वाला, आप इनको एक बार पढ़ लेना, याद कर लेना। जो नेडोलोल होता है वो लॉन्गेस्ट एक्टिंग होता है। टिमोलोल हम हिमेंजियोमा की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। अब इनके यूजेस क्या होंगे, जो मैंने ऊपर बताया वही इनके यूजेस है। नॉन सेलेक्टिव मतलब सब जगह, ग्लूकोमा में यूज़ होगा, एसेंशियल ट्रेमर्स में, एंग्जाइटी, हिमेंजियोमा, वेरिसिल ब्लीडिंग, सिरोसिस ऑफ लीवर वाला। और इनका यूज़ क्या होगा, कार्डियो सेलेक्टिव का हार्ट वाले सारे केसेस के अंदर। साइड इफेक्ट क्या होंगे इनके, सबसे पहले देखो ये जो हमारा बीटा 1, 2, 3 नॉन सेलेक्टिव वाला है, तो यार बीटा 2 को भी ब्लॉक कर देगा। वो ब्रोंकस के अंदर प्रेजेंट था, वहाँ पे ब्रोंकोडाइलेशन नॉर्मली करवाता था, बट वो नहीं हो गया ब्रोंकोडाइलेशन, तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी। तो मतलब कि अगर पेशेंट को पहले अस्थमा वगैरह की हिस्ट्री है तो वो और ज़्यादा अस्थमा उसको हो जाएगा, मतलब इट प्रोवोक अस्थमा एंड COPD। तो उस केस के अंदर ये सेफ नहीं है। पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज को प्रोमोट करता है, प्रोवोक करता है। रेनॉल्ड्स डिजीज हो गया, वैसोस्पास्टिक एंजाइना हो गया, या फिर पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो गया। इसके अलावा इंसुलिन के रिलीज को भी इनहिबिट करता है, तो हाइपरग्लाइसीमिया करवा सकता है। जितना मतलब बीटा 1, 2, 3 तीनों पे एक्ट कर रहा है ना ये। इसके अलावा बीटा 3 को ब्लॉक करेगा तो ट्राइग्लिसराइड वगैरह के लेवल को बढ़ा देगा। LDL अपना बैड लिपिड है तो उसको बढ़ा देगा, तो डिसलिपिडीमिया कोज कर देगा। सो दे नॉन सेलेक्टिव वाले जो बीटा ब्लॉकर हैं दिस आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द अस्थमा, COPD एंड PVD मतलब पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज। जो कार्डियो सेलेक्टिव वाले हैं वो बस ओनली बीटा 1 को कर रहे हैं ना, बीटा 2, 3 को बहुत कम कर रहे हैं, मतलब रेयरली, तो उनका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता वहाँ पे। और एक बात और, ऑल बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द ब्रेडिकार्डिया एंड AV नोडल ब्लॉक। सो जो कार्डियो सेलेक्टिव वाले हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं अस्थमा, COPD वगैरह के केसेस के अंदर। डिटेल में हम देखते हैं प्रोप्रानोलोल को, आई थिंक लास्ट टॉपिक है। तो प्रोप्रानोलोल अपना नॉन सेलेक्टिव वाला है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। फर्स्ट बीटा ब्लॉकर जो बनाया गया था वो प्रोप्रानोलोल है बाय सर जेम्स ब्लैक के द्वारा। इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न फार्मा ही बोलते हैं। तो बीटा 1 को ब्लॉक कर रहा था, तो बीटा 1 CVS में होता है, हार्ट के अंदर होता है, तो उसको ब्लॉक करेगा तो हार्ट वाले सारी चीज़ों को ये ट्रीट करने, हाइपरटेंशन को ट्रीट करेगा, एंजाइना को, CHF को, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन वगैरह को ट्रीट कर सकते हैं। बट इन केसेस के अंदर आजकल हम कार्डियो सेलेक्टिव प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास ओनली बीटा 1 वाला ब्लॉकर है तो हम क्यों बीटा 1, 2, 3 वाले को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम कार्डियो सेलेक्टिव वाला प्रेफर करते हैं। इसके अलावा जो बीटा 2 है तो उसमें हम प्रोफाइल एक्सिस ऑफ माइग्रेन में बीटा 2 को ब्लॉक करेगा, तो प्रोफाइल एक्सिस ऑफ माइग्रेन में यूज़ करते हैं लाइक प्रोप्रानोलोल, नेडोलोल, टिमोलोल,
ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग होते हैं, या फिर पोर्टल हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए, परफॉर्मेंस एंजाइटी, एकैथीजिया, ठीक है, एसेंशियल ट्रेमर्स वगैरह जो भी हमने ऊपर फंक्शन देखे थे उन सबको ट्रीट करने के लिए। बीटा 1 प्लस बीटा 2 है तो उसको हम एज ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्यूरोक्रोमोसाइटोमा टू कंट्रोल द सिम्टम्स। फर्स्ट पहले हम अल्फा ब्लॉकर ऐड करते हैं, देन हम बीटा ब्लॉकर ऐड करते हैं, मैंने आपको बताया था। इसके अलावा इसको हम यूज़ करते हैं इन द थायराइड स्टोम, थायरोडॉक्सिकोसिस के अंदर, T3 T4, ठीक है। तो ये जो ड्रग है प्रोप्रानोल और ड्रग ऑफ चॉइस है, वो क्या करता है, T4 से T3 कन्वर्जन को इनहिबिट कर देता है। तो ये टेकिकार्डिया जो भी थायराइड हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स होते हैं, ट्रेमर्स, उनको कंट्रोल कर सकता है। इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो CNS में क्या आएंगे, ब्रेन के अंदर एंटर कर जाएगा, वहाँ पे नाइटमेयर्स एंड एक्सेसिव ड्रीमिंग, इंसोम्निया वगैरह हो सकता है। पेरिफेरल जो साइड इफेक्ट है हमने ऊपर देख ही लिए, ठीक है। तो इसका जो रूट है वो हम ओरल IV कुछ भी दे सकते हैं, तो प्रेफर कर सकते हैं। रेसिमिक मिक्सचर होता है ये, सारे बीटा ब्लॉकर रेसिमिक होते हैं एक्सेप्ट द टीमोलोल, और ओरल इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है दैट इज़ 26%। सो दिस इज ऑल अबाउट सिम्पैथोलाइटिक ड्रग।